हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, आज से अपना एक नया टॉपिक, थोड़ा सा नाम इसका बदल गया है। इसको थोड़ा ठीक कर लेना। लॉस होगा डबल एस। ठीक है, तो इसको डबल एस कर लेना। अब मैंने भी अभी आपके साथ ही देखा है ये, तो डबल एस ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम था परसेंटेज, उसको हमने अभी कंप्लीट किया है। अब हम अपना एक नया टॉपिक, सैटरडे में हम लोगों ने मिसलेनियस क्लास की थी परसेंटेज की, और एक बेहतरीन क्वेश्चंस के चीज़ों को मैंने उठाया था, कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। और जितने भी मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल की बात करूं, चाहे सीडीएस की बात करूं, इवन यूपीएससी सी सेट तक, जितने भी बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको उठाकर मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है। तो चलिए, आज अपना एक नया चैप्टर, और ये लगभग आपको फील आएगी वही प्रॉफिट एंड लॉस वाली। मैंने आपको बताया ना, एक सीरीज है प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एसआई और सीआई, और एक डिस्काउंट तो प्रॉफिट लॉस में आ जाता है। ठीक है, तो इनकी एक सीरीज है जिसमें ऑलमोस्ट चीजें जो हैं आपकी परसेंटेज वाली ही चलेंगी। अब कैसे हमें आगे बढ़ाना है, उसके लिए पहले आपका जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने परसेंटेज में पहली 2 क्लासेस में आपको कराए, वो क्लियर रहना चाहिए। चैप्टर अगर मैं कहूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल 1 से 2 सवाल यहाँ हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हालांकि इस चैप्टर का पूरा नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लेकिन मैंने प्रॉफिट लॉस ही रखा क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट लॉस को अलग और डिस्काउंट को अलग। अब बात आ जाती है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में क्या बोलेंगे? लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि। ठीक है, देखो लाभ और हानि वर्ड ऐसे हैं, सभी लोग पूरी तरीके से वाकिफ हैं कि लाभ क्या होता है। सर, जो चीज ना हमें फायदा दे, हम अगर कोई चीज बेच रहे हैं उसे ज्यादा में बेच दे तो प्रॉफिट होगा, और जो चीज हमारा नुकसान कर दे दैट इज कॉल्ड लॉस यानी कि हानि। दोनों वर्ड मेरे को समझाने की मुझे जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ टर्म होते हैं, है ना, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। प्रॉफिट लॉस में क्या है बच्चे? सबसे पहला जो टर्म हम यूज करते हैं इसमें, वो होता है क्रय मूल्य। क्या होता है बच्चे? क्रय मूल्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। देखो, इसको क्रय मूल्य को थोड़ा सा एक और वर्ड में भी यूज कर दिया जाता है कभी कभी, लागत मूल्य। लागत मूल्य को भी हम लोग क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस की कैटेगरी में ही रखते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है, कॉस्ट प्राइस। अब जब हम इन सवालों को इसको सवालों में यूज करेंगे तो हम इसको नाम देंगे एक बड़ा ही छोटा सा, यानी कि सीपी। सीपी मतलब कनॉट प्लेस नहीं, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो जब भी क्रय मूल्य की यानी कि कॉस्ट प्राइस की हम बात करेंगे बच्चे, हम एक वर्ड यूज करेंगे सीपी। क्या यूज करेंगे? सीपी। अब क्रय मूल्य होता क्या है, या फिर अगर मैं लागत मूल्य की या क्रय मूल्य की बात करूं तो आप मुझे बता सकते हो कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? बच्चे, वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाए। मान लो आप कोई दुकानदार हो, आप थोक मार्केट गए और वहां से आपने वस्तु को खरीदा, उसके लिए आपने पे किया, आपने पैसा दिया। तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए उसको क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। और अगर मैं बात करता हूं लागत मूल्य की, तो लागत मूल्य का मतलब है कि आप कोई चीज घर में बनाकर बेच रहे हो। देखो, जब भी लागत मूल्य वर्ड यूज होगा ना, तो इसका मतलब है कि आप कोई चीज घर में बनाकर बेच रहे हो। अगर ऐसा है तो जितने में वो चीज आपको पड़ रही है,
मान लो आप कोई भी चीज घर में बनाते हो, कोई खिलौना बनाते हो, वो खिलौना के सामान आप अलग अलग जगह से लेकर आए, उनको आपने असेंबल किया। या फिर आप ये मान लो कि आप ना मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, जो कारीगर होता है मिट्टी का बर्तन बनाता है, घर में मिट्टी लाता है, उसको फिर सेप देता है और फिर उसको सूखने के लिए रखता है, फिर उसको गर्म करता है। इन सारे प्रोसेस में जो भी उसका खर्चा आया, पहली बात, जो भी उसकी लेबर कॉस्ट आई, यानी कि जो भी उसका मेहनताना लगा, वो सारा मिलके क्या होता है, वो सारा मिलके होता है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या होता है बच्चे, वो सारा मिलके होता है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अब लागत मूल्य में भी एक वर्ड और बड़ा ही हमको देखने को मिलेगा। लागत मूल्य में एक वर्ड और होता है बच्चे, मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि मरम्मत लागत, मरम्मत लागत। तो बच्चे जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ना, मरम्मत लागत, आप मुझे एक बात बताओ, आपने कोई गाड़ी खरीदी सेकंड हैंड, आपने कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, मान लो 1.5 लाख रुपए में आपने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, और उसमें मरम्मत में उसके टायर चेंज कराए, उसमें मतलब सर्विसिंग वगैरह कराई, 50,000 रुपया आपने खर्च कर दिया। आपने 1.5 लाख में कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, उसमें 50,000 रुपया मेंटेनेंस में लगा दिया, गाड़ी कितने की हो गई, 2 लाख की। तो अगर आप उसे बेचने जाओगे तो क्या 2 लाख से कम में बेचोगे आप उसे? कोई सामने वाला आपसे पूछेगा भाई तू कितने में लेकर आया ये गाड़ी, तो आप ये नहीं कहोगे मैं 1.5 लाख में लाया था, आप कहोगे कि मुझे ये गाड़ी 2 लाख में पड़ी है। 1.5 लाख की तो गाड़ी और 50,000 रुपए जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट में लगा है, यानी कि मरम्मत लागत। मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी लागत मूल्य का ही पार्ट होती है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी क्या होती है, पार्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ सीपी। मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी एक पार्ट होती है किसका, क्रय मूल्य का। मेंटेनेंस कॉस्ट के अलावा और क्या चीज है जो हमारी सीपी का पार्ट होती है? मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, अगर मैं कहूं मान लो आप कोई चीज मार्केट खरीदने गए, आप दुकानदार हो, आप मार्केट खरीदने गए, आप अपनी गाड़ी लेकर गए, है ना, उसमें गाड़ी में पेट्रोल फूका, या फिर आप बड़ा मोटा मोटा चीज मैं आपको बताता हूं, मान लो आपने मार्केट गए, सब्जी मंडी गए, आपने वहां से बहुत सारी सब्जियां खरीदी। एक आप ना ये मान लो दुकानदार हो, बहुत सारी सब्जियां खरीदी, वहां से आपने एक भाड़े का किराए का टेम्पो किया, सारी सब्जियां उसमें भरवा दी और अपने घर तक आपने उसको किराया दिया। मान लो उसने 200 रुपये किराया लिया आपका, और वहां सब्जी थी मान लो 5,000 रुपए की सब्जी थी, 200 रुपये उसने किराया लिया। घर तक आने में वो सब्जी आपको कितने की पड़ी? उस सब्जी मंडी से घर तक आने में कोई सब्जी, अगर मैं कहूं कि आते ही कोई सारी की सारी सब्जी आपसे खरीदने लगे कि भाई जितनी भी सब्जी लाए हो सारी दे दो मुझे, तो 5,000 की तो आप सब्जी खरीद कर लाए, 200 रुपए आपने टम्पो वाले को दिए, तो क्या आपसे अगर कोई सारी की सारी सब्जी खरीदेगा जितनी आप लाए थे, क्या 5200 रुपए से कम में आप दोगे उसे? मैंने बड़ा प्रैक्टिकली आपको ये सवाल बताया, कभी नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपने 200 रुपया उस पर ट्रांसपोर्ट खर्चा भी किया है। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर होता है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर, वो भी हमारा क्या होता है बच्चे, एक पार्ट होता है किसका, कॉस्ट प्राइस का। किसका पार्ट होता है? वो भी एक कॉस्ट प्राइस का पार्ट होता है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर। कोई भी चीज आप अगर ट्रांसपोर्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जितना भी खर्चा ट्रांसपोर्ट में लगता है वो सारा का सारा क्रय मूल्य का ही एक पार्ट होता है। क्रय मूल्य यानी कि उसको जोड़कर हम बताएंगे, जिसको भी बताएंगे, ठीक है। चलिए,
तो यही एक दो चीज है जो हमारी पार्ट होती है कॉस्ट प्राइस का। तो क्रय मूल्य वाला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिसको हम डिनोट करेंगे किससे? सीपी से। लागत मूल्य क्या होता है? मान लो आप कोई चीज घर पे ही बनाकर बेच रहे हो, तो जितने में वो चीज आपको पड़ रही है दैट इज कॉल्ड लागत मूल्य। अब मैंने कहा मेंटेनेंस कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? ये दोनों हमारे क्रय मूल्य का ही एक पार्ट होते हैं। जब भी हम क्रय मूल्य की बात करेंगे तो इन दोनों को ऐड हम जरूर करेंगे। बात आपको क्लियर है? चलो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। क्रय मूल्य क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है बच्चे विक्रय मूल्य। क्या है हमारा? विक्रय मूल्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और जब भी हम इसे सवाल में यूज करेंगे तो हम किससे डिनोट करेंगे? एसपी। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सीजीएल, यस भाई साहब, रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी 17,727, और ये तो टेंटेटिव है। मुझे जो लग रहा है ना, ये वैकेंसीज आपकी लगभग 20,000 20,000 वैकेंसीज जाएंगी। पहली बार बहुत दिनों के बाद ऐसा होगा कि आपके पास बहुत ही ज्यादा गोल्डन चांस होगा। अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये सीजीएल का फॉर्म भर के एक बार ट्राई कर लेना। बच्चे, प्री तो आपका क्वालिफाइंग होता है, उसे आप क्वालिफाई कर जाओगे। आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, तो प्री तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। मेंस आपका होगा दिसंबर जनवरी में जाकर, यानी कि उसके लिए 6 से 7 महीने आपके पास हैं। 6 से 7 महीने मैं कह रहा हूं, अगर कोई फ्रेशर बच्चा भी पढ़ना स्टार्ट करेगा ना, तो 6 महीने में सिलेक्शन ले जाएगा। मैथ्स में आपके जो प्री में आते हैं 25 क्वेश्चन और मेंस में आते हैं 30 क्वेश्चन। भाई साहब 55 क्वेश्चन की गारंटी मैं इसी बैच से ले रहा हूं। फाउंडेशन बैच में से 55 के 55 क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको मैं, केवल क्लास के क्वेश्चंस और वर्कशीट के क्वेश्चन, इन दोनों जगह से ही ये 55 सवाल की गारंटी ले रहा हूं मैं। यहीं से आएंगे, क्लास से ही। मतलब ऐसा नहीं डिजिट भी आए, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सारा का सारा फाउंडेशन बैच का रहेगा। आपने विश्वास करके क्लास को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। पीछे जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, मल्टीपल टाइम रिवीजन। भाई साहब चलो 25 की तो मैं बात खत्म ही कर दूं, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग में आ जाएगा, है ना। बात अगर 30 की करेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 30 या 90 नंबर का, 90 मार्क्स का जो मटेरियल है ना, वो केवल आपके फाउंडेशन बैच से है, केवल और केवल फाउंडेशन बैच से। ठीक है, तो सीरियसली आप इस बैच को बच्चे पढ़ लो, क्योंकि ये मौका कभी नहीं आता है। जब हमारा सिलेक्शन, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था सीजीएल में, 6,500 वैकेंसीज थी उस टाइम पे, मुझे यहां तक याद है 6,500 वैकेंसीज, और कहां 17-18 वैकेंसीज, बहुत होती हैं बहुत। तो चलिए बात करते हैं अगर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य की। नोटिफिकेशन मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है टेलीग्राम में, आपने उसको पढ़ना है और तब फॉर्म भरना है। पहले देख लेना, अंकित सर वीडियो बनाएंगे वैसे अभी कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। अभी जल्दबाजी मत करना कि पहला नंबर हम ही फॉर्म भरें। रुक जाओ, 1-2 दिन रुक जाओ, तब आप अपना फॉर्म स्टार्ट करना। 1 महीने का टाइम है, आराम से आप भर सकते हो। मैंने कहा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस की अगर बात करें, भाई विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? सेल। सेलिंग प्राइस यानी कि सेल, एक ऐसा मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा जाए, ऐसा मूल्य जिस पर हम वस्तु को बेच रहे हैं। एक मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सर डिविजनल अकाउंटेंट भी वैकेंसी आई? हाँ, मुझे सुनने में आया है कि डिविजनल अकाउंटेंट की भी 60-65 वैकेंसीज हैं। तो भाई साहब लग जाओ। अगर आगे की आपको तैयारी करनी है ना, स्टेट पीसीएस वगैरह, यूपीएससी वगैरह, और फैमिली को बहुत सारा टाइम आपको देना है, तो लग जाओ। हालांकि एक वीडियो आपने, आप में से कुछ बच्चों ने देखी होगी, यूट्यूब पर अंकित सर मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, वहां मैं कह रहा था कि सर डिविजनल अकाउंटेंट की जो
पूछ रहे थे मुझसे कैसी है तुम्हारी नौकरी अंकित सर, आपने शायद बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे टाइम मिल जाता है पढ़ने का बहुत सारा, ये वो। तो अभी 3-4 दिन पहले मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने वो वीडियो देख ली कहीं से और मुझे बुलाते हैं कि भाटी जी आपने एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पर। मैंने कहा कौन सी जी? कि तुम कह रहे हो कि डिविजनल अकाउंटेंट की नौकरी में बहुत मजे की नौकरी है, सो आराम की नौकरी है, ये है वो है। तो मैंने कहा हाँ जी बनाई तो है, लेकिन मैंने ऐसो आराम नहीं बोला, मैंने बोला कि आपके लिए एक प्रॉपर टाइम होगा पढ़ने के लिए। तो वर्ड मतलब वही ऐसो आराम ही है, प्रॉपर पढ़ने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। तो अगर आप ये पोस्ट में आना चाहें तो ठीक है। बाकी आप में से बहुत सारे बच्चों की तमन्ना होती है 3 स्टार, 1 2 3, 1 2 3, 3 दूनी 6 स्टार, यानी कि कस्टम इंस्पेक्टर वगैरह। तो ठीक है, वो भी बढ़िया है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है बच्चे? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए, दैट इज कॉल्ड आपका सेलिंग प्राइस। ओके, अब तीसरा जो टर्मिनोलॉजी आती है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चे, वो पढ़ेंगे आपका प्रॉफिट, लाभ। अब आती है बात जो हमारे काम की है और जिसको हमें लास्ट तक पढ़ना है, यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट इसको हम क्या कहेंगे, किससे डिनोट करेंगे? पी से। किससे डिनोट करेंगे? पी से। बच्चे लाभ का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद कर लाए, आप अपनी जेब से उस वस्तु के लिए आपने 100 रुपए दिए, है ना? तो आपको अगर फायदा करना है, आपको अगर प्रॉफिट कमाना है, तो 100 रुपए से ज्यादा में बेचना है या 100 रुपए से कम में बेचना है? अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको 100 रुपए से ज्यादा में बेचना होगा या 100 रुपए से कम में बेचना होगा? आप कहेंगे कि सर अगर प्रॉफिट करना है ना तो 100 रुपए से ज्यादा में बेचना होगा, यानी कि जितने में मैं खरीद कर लाया हूं ना उतने से ज्यादा में मैं बेचूंगा, तब जाकर मुझे प्रॉफिट होगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं ना तो विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य ज्यादा होना चाहिए और खरीदने वाला कम होना चाहिए। तो प्रॉफिट के केस में बच्चे जो हमारा होगा वो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस से। हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट यानी कि लाभ की जब भी मैं बात करूंगा तो बेचने वाला मूल्य, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और खरीदने वाला यानी कि कॉस्ट प्राइस कम होगा। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो ज्यादा में से कम घटा दो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। हालांकि फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, आपने बड़ी सिंपल सी बात याद रखनी है कि 100 रुपए में खरीद कर लाए और आपने 130 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 130 माइनस 100, 30 रुपए का लाभ हो गया सर। ये चीज तो दिमाग में भी कैलकुलेट होंगी, है ना? कितने का लाभ हुआ? जितने हमने क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा है उतने का ही प्रॉफिट होगा। ये चीज हालांकि लिखने वाली होती है तो आपने चलो लिख ली, ठीक है। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट पर कि फोर्थ पॉइंट हमारा है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज P%। लाभ प्रतिशत क्या होता है थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। भाई ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको सीख लोगे ना तो मैं कह रहा हूं बड़े से बड़ा सवाल बहुत ही ज्यादा आसानी से कर जाओगे, बहुत ज्यादा आसानी से। कि अगर मैंने आपसे पूछा कि लाभ क्या होता है तो आपने कहा जहां बेचने वाला मूल्य ज्यादा हो और खरीदने वाला कम हो। तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप माइनस करोगे तो आप कहोगे प्रॉफिट होगा सर, है ना? अगर मैं लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूंगा तो कितना आपको प्रॉफिट हुआ बटे नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखना है और गुणा 100। बच्चे जो भी लाभ और हानि प्रतिशत हम काउंट करेंगे ना
जो भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, नीचे हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस। ये बात दिमाग के किसी कोने में सेट कर लो कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना है, विक्रय मूल्य से बात नहीं बनेगी। हमें चाहिए कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तभी जाकर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों समझ में आ गया। चलें आगे। अगर मैं चलूं फिफ्थ पॉइंट पे, तो वो आता है बच्चे हानि, यानी कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं लॉस, और एल से हम इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, जिससे डिनोट कर रहे हैं, ये वर्ड भी आप देखते जाना कि विक्रय मूल्य को एसपी से, क्रय मूल्य को सीपी से, प्रॉफिट को पी से, लॉस को एल से। अगर मैं बोलूं हानि क्या होती है, भाई अगर आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद कर लाए, 100 रुपए आप अपनी जेब से दिए और आपको हो गया नुकसान, आपको हो गया नुकसान, तो आपने 100 से कम में बेचा होगा या 100 से ज्यादा में बेचा होगा? आप कहेंगे सर अगर 100 में खरीद कर लाए ना और अगर हमें नुकसान हुआ है, इसका मतलब है 100 से कम में बेचा होगा। 100 से कम में बेचा होगा मतलब कि जब भी हमें नुकसान होता है ना, जब भी हमें लॉस होता है, तो हमारा खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है और बेचने वाला मूल्य कम होता है। खरीदा हमने ज्यादा में, बेचा कम में, तो हमें क्या हुआ? हमें हुआ नुकसान। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सीपी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एसपी से। तो लॉस के केस में बच्चे याद रखना, हमारा सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। और अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस होगा बड़े में से छोटा घटा दो, सीपी में से एसपी घटा दो। मान लो कोई चीज आप 100 में खरीद कर लाए और आपने 80 में बेच दिया, तो नुकसान हो गया 100 माइनस 80, 20 का नुकसान हो गया। भाई 100 में खरीद के लाए, 80 में बेच दिया, तो 100 माइनस 80, आप कहेंगे सर 20 का लॉस हो गया। अब बात आती है आपकी लॉस परसेंटेज पे। तो आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं लॉस परसेंटेज आपसे पूछूं कि लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंट या एल परसेंट, हानि प्रतिशत आप कह सकते हो, हानि प्रतिशत या लॉस परसेंट, बताएगा कोई मुझे कि अगर मैं एल परसेंट की बात करूं तो कितना लॉस हुआ है, बटे नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा और गुणा 100। तो बच्चे अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं या लॉस परसेंट की बात करूं, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को ही रखना है। जब मैं प्रॉफिट परसेंट कह रहा था तब भी नीचे कॉस्ट प्राइस था, जब मैं विक्रय मूल्य हानि परसेंट कह रहा था तब भी नीचे कॉस्ट प्राइस था। लॉस परसेंट भी आपको क्लियर हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट और देख लो, 7वां, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन क्या होती है? जितने में खरीद के लाए उतने में ही बेच दिया। मान लो आप कोई चीज 50 रुपए में खरीद के लाए, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस करना है, आप उतने में ही बेच दोगे, आप उतने में ही बेच दोगे। तो आप कहेंगे कि जहां पर हमारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, दैट कंडीशन विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन होगी हमारी जहां पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा। जितने में खरीद के लाए, ले भाई ले जा, उतने में ही ले जा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो गई। ये थी थ्योरी प्रॉफिट एंड लॉस की। अब आपका डिस्काउंट बच गया, एमआरपी हो गया, अंकित मूल्य जिसको कहते हैं, इसको हम अलग ही चैप्टर मैंने बना दिया। इस चैप्टर में कहीं भी मैं डिस्काउंट का
वर्ड का यूज नहीं करूंगा। MRP, MP, अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, मुद्रित मूल्य, इनका कहीं भी हम यूज नहीं करेंगे इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर ही अलग है डिस्काउंट, जहां पर हम इनका यूज करेंगे। तो ठीक है, यहां पर हमने केवल थ्योरी इतनी पढ़ी, यहां से हमने शुरुआत की कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दोनों क्रय मूल्य में ही ऐड होती हैं। दूसरा, मैंने कहा लाभ क्या होता है, जब हमारा बेचने वाला मूल्य ज्यादा हो खरीदने वाले से, बेचा ज्यादा में जाए तो SP माइनस CP, ज्यादा में से कम को घटाओ। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो कितना प्रॉफिट हुआ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बात करी हमने लॉस की कि जब हमारा बेचने वाला मूल्य कम हो खरीदने वाले से, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड लॉस सिचुएशन, है ना, कि हमारा क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, यानी कि लॉस बराबर होता है CP माइनस SP, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करता हूं तो लॉस कितना आपको नुकसान हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस हमेशा और इनटू 100। सारी कंडीशन क्लियर है। और लास्ट में हमने देखा कि नो प्रॉफिट नो लॉस की जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल हो, द कंडीशन इज कॉल्ड नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। ठीक है, चलिए और थोड़ा अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा अब प्रैक्टिकली चीज देख लेते हैं। ये तो थ्योरेटिकल हमने पढ़ा कि क्या हमारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये आनी बहुत जरूरी है आपको, है ना। अब पढ़ते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल चीज कि जो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है बच्चे हमेशा अपने आप में क्या होता है 100%। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। जब भी मैं क्रय मूल्य की बात करूंगा तो आप बात करेंगे 100% की, आप बात करेंगे 100% की। ठीक है, मान लो कोई चीज, मान लो कोई भी चीज मैंने 20% के प्रॉफिट पर बेची, कोई भी चीज मैंने 20% के प्रॉफिट पर बेची तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। कोई भी चीज बच्चे अगर मैं 20% के प्रॉफिट पर बेचता हूं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, बताइए जल्दी से। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मानना है, और अगर प्रॉफिट की बात होगी मतलब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में आप बेच रहे हो, और अगर लॉस की बात होगी तो कॉस्ट प्राइस से कम में आप बेच रहे हो। अगर 20% का प्रॉफिट है इसका मतलब है कि कोई चीज 100% से कितना ज्यादा में बेची जा रही है, 20 ज्यादा में, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%। सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चे 120%। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, इसको तो बक्से में बंद कर दो, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर मैंने कहा कोई चीज जो है 5% के लॉस पर बेची जा रही है, नुकसान पर, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा जरा बताना, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, आपका जवाब क्या होगा बताओ। बताइए जल्दी से। मैंने कहा कोई चीज 5% के लॉस यानी कि नुकसान पर बेची गई, नुकसान का मतलब है 100% से डाउन, कम, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 में से 5 घटा दो, आप कहेंगे सर हमारा सेलिंग प्राइस होगा 95%। क्या होगा, सेलिंग प्राइस विल बी 95%। कोई दिक्कत है, नहीं है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको मैं और यात्रा करवाता हूं अभी। भाई अगर मैंने कहा कि किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, और उस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 50 रुपये का हुआ है। देखना अभी आप ये कहोगे सर क्या बच्चों वाली बात पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं ना तो समझ जाना वो बच्चों वाली बात नहीं है। उसका यूज मैं ऐसे सवालों में करूंगा जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और दिमाग को घुमा देते हैं। तो ये बात आपको बच्चों वाली लग सकती है, लेकिन
तसल्ली रखना, थोड़ी जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। मैंने कहा कोई चीज 500 में खरीदी गई और प्रॉफिट हुआ 50 रुपए, रुपए की बात कर रहा हूं, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 500 प्लस 50, सीधा सीधा जोड़ देंगे ना हम क्रय मूल्य में, 550 रुपए। भाई कोई भी चीज 500 में खरीदी गई, 50 रुपए का लाभ हुआ, तो अगर मैं कहूंगा आपने उसे बेचा कितने में, आप कहेंगे कि सर 500 प्लस 50 यानी कि 550। अगर यही चीज अब मैं आपसे घुमाकर पूछता हूं, अब मैं कहता हूं कि किसी वस्तु को बेचा गया है 870 रुपए में, बेचा गया है 870 में, और बेचने पर हुआ है प्रॉफिट कितने का? 70 रुपए का। तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे? यहां बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है। मैंने कहा किसी वस्तु को बेचा गया है 870 में, और 870 में बेचने पर उसको हुआ है प्रॉफिट 70 रुपए का, तो उसे आप खरीद कर कितने में लाए होगे? आप सीधा सीधा जोड़ दोगे, 870 प्लस 70 940, यही करोगे ना? झूठ मत बोलना। कर रहे हैं, कुछ बच्चे कर रहे हैं, मैं ऐसा बोलता अगर करते, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। आई लाइक इट, मजा आया। मतलब आप सभी लोग धुआंधार तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो क्रय मूल्य ये नहीं होगा बच्चा, पता है क्या होगा? आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। मैं प्रैक्टिकली वर्ड यूज क्यों करता हूं? क्योंकि प्रैक्टिकली आप सोच लेते हो। आप सोचो कि कोई वस्तु 870 में आपने बेच दी, सामने वाले ने आपको रुपए दे दिए 870, और आपको ऐसा करने पर 70 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 870 में बेचने पर 70 रुपए आपने कमा लिए, तो आप खरीद कर कितने में लाए होगे? 870 से ज्यादा में खरीद कर लाए होगे। अरे अगर आप 870 से ज्यादा में खरीद कर लाते तो 870 में बेचने पर फायदा होता आपको? नहीं होता। मतलब अगर आपने 870 में बेचा और आपको 70 रुपए का लाभ हो गया, मतलब आप उसे 70 रुपए कम में खरीद कर लाए होगे। आप खरीद कर कितने में लाए होगे? 800 रुपए में। कितने में बचा? 800 रुपए में आप उसे खरीद कर लाए होगे। यही अगर मैं लॉस के केस में आपसे पूछूं कि किसी वस्तु को बेचा गया है मान लो 870 में, और बेचने पर नुकसान हो गया, लॉस हो गया 70 रुपए का, तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे? आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे? बताओ। आप कहेंगे कि सर 870 में आपने बेचा और नुकसान हो गया 70 रुपए का, मतलब मैं 870 से ज्यादा में खरीद कर लाया होऊंगा। मैं 870 से ज्यादा में खरीद कर लाया होऊंगा। अगर मैं 870 में बेचकर मुझे नुकसान हो गया 70 रुपए का, तो मैं 870 से ज्यादा में खरीद कर लाया होऊंगा। कितने में? 870 प्लस 70 यानी कि 940 रुपए में मैं खरीद कर लाया होऊंगा। अगर मुझे 870 में बेचने पर नुकसान हुआ तो मैं 870 से ज्यादा में खरीद कर लाया होऊंगा। इन दो कॉन्सेप्ट में बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। आप नहीं करोगे, मुझे विश्वास हो गया आपके कमेंट्स पढ़कर। चलो अब टाइम हो गया है, आपको मैं टाइप की तरफ लेकर चलूं बच्चे। टाइप 1, और यही थ्योरी थी, बाकी टाइप वाइज आते जाएंगे और हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे। तो पहले टाइप के लिए और पहले टाइप से पहले जो बेसिक आपको आना चाहिए उसके लिए थ्योरी सफिशिएंट है, ठीक है। तो टाइप 1 बच्चा शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने ये रहा। आज पहली क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो जो मैं लेवल रखूंगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा लेवल सवालों का, लेकिन चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेवल सबके जाएंगे ऊपर। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 4500 रुपए है और विक्रय मूल्य 3500 रुपए है, तो हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज क्या होगा? किसी भी चीज को 4500 रुपए में खरीदा गया और 3500 रुपए में बेचा गया,
तो बताओ हानि परसेंट कितना है। बच्चे एक बात आपको पता चल गई कि खरीदा गया है 4500 में और बेचा गया है 3500 में। सर यहां तो नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ है? 1000 रुपए का। भाई 4500 में खरीद कर अगर मैं 3500 में बेच रहा हूं तो 1000 का नुकसान हुआ है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हुआ है। 1000 का नुकसान तो बिल्कुल हुआ है। ओके। अब अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है तो ये तो मैं तो आपको सिखा कर लाया हूं कि कितने का लॉस हुआ है, 1000 रुपए का। और नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखेंगे, हमेशा आपने नीचे कॉस्ट प्राइस रखना है और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 यानी कि 200। तो आपका लॉस परसेंटेज कितना आ गया मेरे भाई? 200/9%। यानी कि 9 दूनी 18, 2, 9 दूनी 18, 2/9%। तो 22 से ही 2/9% आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं? ये सवाल देखिए जरा। वेरी गुड। सर इंग्लिश नहीं आती क्या? सीजीएल हो सकता है क्लियर? नहीं बच्चा, बिना इंग्लिश के तो 12 बीघे में दाना भी नहीं है। 12 बीघे में दाना नहीं होने का मतलब क्या होता है? बिना इंग्लिश के तो सीजीएल में कुछ भी नहीं है। भाई 45 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, 25 क्वेश्चन प्री में आते हैं। 45 और 25 कितना होता है? 70 क्वेश्चन लेके बैठा है अंग्रेजी अंग्रेजी। और जो मेंस में 45 आते हैं, 45 × 3 कर दो, इतने नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, 135 नंबर की। मैथ्स रीजनिंग तो 90-90 नंबर के आते हैं। जीएस आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 या 75 नंबर की जीएस आती है मेंस में। देखो कह रहा है 2275 में खरीदी, खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया। 2275 में तो खरीदी और 8% के लाभ पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई खरीदा कितने में गया है? खरीदा गया है 2275 रुपीज में। और यहां प्रॉफिट लाभ कितना हुआ है? 8% का। तो जो भी हम 8% निकालेंगे, प्रॉफिट जो 8% का होगा वो किस पर होगा? जो हमें 8% का प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा? क्रय मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर? सर ये बात तो नस नस में घुल चुकी है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। होगा तो क्रय मूल्य पर। तो अगर ये 8% का प्रॉफिट हुआ है ना, तो इसी कॉस्ट प्राइस पर हुआ है। तो इसका 8% निकाल दो। देखो 8% निकाल सकते हो आप, मैंने सिखाया है आपको। आप मुझे बताओ 2275 का 1% कितना होगा? 2275, दो संख्या पहले पॉइंट लगा दो। तो 8% कितना हो जाएगा? 2275 इंटू 8, 8×5 = 40, 8×7 = 56 और 4 = 60, 8×2 = 6, 22, 8×2 = 2 18। कितना आ गया? 182, दो संख्या पहले पॉइंट था। तो 182 का प्रॉफिट हो गया। हालांकि आप ऐसे मत भी करते तो आप वैसे भी कर लेते कि 8/100 गुणा 2275। तो 25 चौके 100, 25 निम्मा 225, 2 25 एकम 25, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 नाम 18। यानी कि प्रॉफिट मिल गया कितने का? 182 का। तो बेचा कितने में गया होगा? भाई कोई चीज 2275 में खरीदी गई, 182 का प्रॉफिट हो गया, तो बेचा कितने में गया है? 2275 प्लस 182। 5 2 7, 8 7 15, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 3 4 5। अरे क्या कर रहा हूं मैं? 2 2 4 5 7, 2457 में उसे बेचा गया है।
108% निकालो, गुणा 108 की 2275 में करने पर दिक्कत नहीं होगी आपको? कर सकते हो, हाँ ऐसा कर लो भैया, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर प्रॉफिट 8% का है तो बेचा कितने में गया होगा? सर 8% का लाभ है तो 108% में बेचा गया है। अगर 8% का प्रॉफिट है तो 108% में बेचा गया होगा, तो सीधा सीधा 2275 का 108% निकाल दो, 108/100 कर लो भैया आप, ऐसे आपकी मर्जी है। यहां से भी आपका 2457 ही आना है, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। वहां से आप 8% निकाल कर जोड़ भी सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है। ये सवाल करिए। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 में खरीदी और 25% का प्रॉफिट, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो, उसने खरीदा कितने में है? उसने खरीदा है बच्चे 580 में, और कह रहा है 25% का प्रॉफिट भी उसे कमाना है। लाभ कितना कमाना है? 25% का। तो आप इसका 25% निकालो क्रय मूल्य का, आप क्रय मूल्य का 25% निकालो और उसी में जोड़ दो। दो तीन तरीके से करा दूंगा, डोंट वरी, अलग अलग नहीं है, सारे आपस में मेल जोल खाते हुए तरीके हैं। आप ऐसा करो कि 25% निकालो पहले तो, किसका? 580 का। तो 25 चौके 100, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 1 4 चौके 16, 4 पंजे 20, यानी कि प्रॉफिट मिला आपको 145 का। तो बेचा कितने में गया होगा? आप कहेंगे 580 प्लस 145, 5 8 4 12, 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि सर 725 में बेचा है। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देख लो भाई साहब। मेथड नंबर 2 क्या है? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर प्रॉफिट 25% का है ना, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि उसे 125% में बेचा गया होगा, उसे 125% में बेचा गया होगा। तो सर सीधा सीधा 125% निकाल दो ना, इतनी टेंशन काहे अपने दिमाग को देते हो और काहे हमें देते हो सर? सीधा सीधा निकाल दो, कर दो भैया। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 पूरे 25, 5 चौके 20 और 2 22, 5 एकम 5 2 7, सर 725। ऐसे भी आप कर सकते हो। तीसरा को जो मेथड है वो है हमारा रेशियो मेथड। तीसरा मेथड बनता है बच्चे हमारा रेशियो मेथड। क्या बनता है? रेशियो मेथड। और इस मेथड से तो आप सभी लोग परसेंटेज के जमाने से वाकिफ हैं कि नहीं? परसेंटेज के जमाने से वाकिफ हैं आप? आप जरा मुझे बताना 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप कहेंगे सर 1/5, 1/4 सॉरी, कितना होता है? 1/4। और अगर मुझे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए, तो देखना, आपने 25% का फ्रैक्शन लिखा 1/4, मतलब जो नीचे वाली संख्या है ना, अगर वो क्रय मूल्य है, मतलब अगर 4 रुपए में खरीदा गया और 1 रुपए का लाभ हो गया, ऊपर वाली संख्या लाभ है, तो बेचा कितने में गया होगा? बेचा गया होगा 5 में। अगर अगर 4 रुपए में खरीदा, लाभ कह रहा है, तो ऊपर वाली संख्या प्रॉफिट है, लाभ है। तो 4 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का लाभ, तो 5 में बेचा गया है। उसने कहा 580 में खरीदा, तो 4 यूनिट का मान कितना है? 580। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 145। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा?
ये हो जाएगा आपका 725। ऐसे भी आप कर सकते, ये रेशियो मेथड हो गया। ठीक है, ये आपका मेथड नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे, जरा ये देखो, यस यहां आएगा मजा। अब आएगा मजा। तो लग रहा है किसी वस्तु को 222 में बेचने पर, किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए का नुकसान हुआ है। देखो मैं कह रहा हूं जज्बाती होकर आंसर मत लगा देना, यहां कुछ और उसने बोला है। उसने बोला 222 रुपए में बेचने पर उसे 48 की हानि हुई है। जो दो मैंने अलग अलग चीज आपको बताई थी ये वही है कि 222 में बेचा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 222, तो उसे लॉस हुआ है कितना 48 रुपए का। तो उसे खरीद कर कितने में लाया होगा? अगर 222 में बेचने पर 48 रुपए का नुकसान हो गया तो 222 से ज्यादा में खरीद कर लाया होगा या 222 से कम में खरीद कर लाया होगा? सर अगर 222 में बेचने पर उसे 48 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, तो वो 222 से ज्यादा में खरीद कर लाया होगा। 222 से ज्यादा में है ना, तो 222 प्लस 48, 8 2 10, 4 2 6 और 1 7, सर वो 270 में खरीद कर लाया होगा। और अगर मुझे लॉस परसेंटेज चाहिए तो कितना नुकसान है 48 का, और नीचे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, हमेशा क्रय मूल्य होगा, और इनटू 100। बस यही बात को आप लॉक कर लो दिमाग में कि नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस को रखना है। 0 से 0 काट दो, 3 से काटेंगे 3 नाम 27, 3 से जाएंगे 16 तिया 48, 16 धाम 160 बटा 9%, तो 9 एकम 9, 7 9 सत्ते 63, 17 सही 7 बटे 9%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, ये सवाल करिए। कह रहा है रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 1600 रुपए है। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा, तो रवि ने मेज को किस मूल्य पर बेचा? बड़ा आसान है ना भाई। आपको यहां कॉस्ट प्राइस दे दिया कितना 1600 रुपए, 1600 रुपए, उसको नुकसान हुआ है कितना 10% का। भाई साहब एक बात बताओ, अगर उसे 10% का नुकसान हुआ है तो उसने बेचा कितने में होगा? 90% में। सर 10% का नुकसान है मतलब 100% से कम, यानी कि 90% में बेचा होगा, तो 90% निकाल दो 1600 का, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 निम्मा 144, यानी कि हमारा जवाब है 1440। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात समझ में आई? यस। रेशियो मेथड से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रेशियो मेथड से क्या प्रॉब्लम है कि अगर लॉस 10% है तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो कोई भी चीज अगर 10 रुपए में खरीदी गई है
तो 1 रुपए का नुकसान है तो बेची कितने में गई होगी? 9 रुपए में, है ना। तो खरीदी कितने में गई है? 1600 में। तो 10 यूनिट का मान 1600, 1 यूनिट का मान होगा 1600 बटे 10, यानी कि 160। तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 गुणा 160, यानी कि हमारा जवाब होगा 1440। ठीक है, आगे बढ़े। और ये कितना दिमाग लगा रहे हो यार तुम लोग, भाई साहब, कितना दिमाग लगा रहे हो, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया। एक बच्चे ने कहा, सर डिविजिबिलिटी रूल से भी तो हो जाएगा। भाई साहब सैल्यूट है, यस बिल्कुल हो जाएगा। कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस 90 है तो मेरा जो आंसर है बच्चे, 90 का मतलब है 9 गुणा 10, यानी कि मेरा आंसर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और 9 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग। भाई मुझे सेलिंग प्राइस है 90%, मुझे 90% का मान निकालना है। 90% मतलब 9 गुणा 10, मतलब हमें 9 का मल्टीपल देखना है। सम ऑफ डिजिट चेक कर लो, 4 4 8 और 1 9, 8 3 11 और 1 12, 5 2 7, 5 2 7 और 1 8, हटाओ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये सवाल करिए। देखो, रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची और कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपए है। कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? 900। तो कुर्सी का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? कुर्सी का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? देखो, अगर लॉस हुआ है कितना? 40%, तो आप जरा मुझे बताना कि किसी भी चीज पर अगर 40% का नुकसान होता है तो उसे बेचा कितने में जाता है? अगर किसी भी वस्तु पर 40% का लॉस हुआ तो सर बेचा गया होगा, 100 में से 40 घटा दो, 60% में। और हमें तो विक्रय मूल्य ही दिया हुआ है, मतलब कि 60% की वैल्यू 900 रुपए दे रखी है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 900 बटे 60, जीरो से जीरो गया, यह आ गया 15। और हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य। थोड़ी देर पहले एक बात मैंने बताई थी आपको कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100 गुणा 15, यानी कि हम कह सकते हैं 1500 रुपए। यही आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। चलो, ये बताओ, कह रहा है, एक सामान 1512 में बेचा जाता है, बेचा जाता है, बेचा जाता है मतलब सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट जो है वो 12% है। तो बताओ उसकी लागत मूल्य यानी कि उसको खरीदा कितने में गया होगा? क्या आपका जवाब होगा? तो आप कहेंगे कि सर, अगर 1512 में बेचा गया है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1512। तो 12% का प्रॉफिट है, 12% का प्रॉफिट है। तो सर बेचा कितने में गया होगा? 112% में। तो आप 112% निकाल दो 1512 का। लेकिन ये कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी आपके लिए ना, नहीं 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 नहीं, हमने कुछ और किया। हमें तो सेलिंग प्राइस 1512 दिया हुआ है, हमें तो सेलिंग प्राइस 1512 दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 112%। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1512, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 112% की वैल्यू है 1512? तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1512 बटे 112। और 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप गुणा 100 इसमें कर दो, आपका जवाब आ जाएगा। आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 से चला जाएगा ये।
7 से चला जाएगा 16 बार, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, 7 छिंग 42। 8 से चला जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 2 से जाएगा 50 बार, और 27 पंजे कितना होता है 135, यानी कि 1350। रेशियो से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए क्या करना है, 12% का फ्रैक्शन बनाना है। कि 12% का फ्रैक्शन होता है 12/100, 4 तिया 12, 4 से जाएगा 25 बार। यानी कि कोई चीज अगर 25 में खरीदी गई तो 3 रुपए का लाभ हो गया, तो बेची कितने में गई होगी 28 में। भाई कोई चीज अगर 25 में खरीदी जाए तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो बेची जाएगी 28 में, 28 में। तो यहां बेची कितने में गई है 1512 में, तो 28 यूनिट का मान 1512, एक का मान होगा 1512/28। 28 पंजे 140, 28 चौके 112, ठीक है 54। तो 25 यूनिट का मान कितना होगा 25 गुणा 54, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 10 135, 1350। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये सवाल देखिए जरा, ये मेंटेनेंस कॉस्ट वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता चुका हूं। सवाल कह रहा है अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है, ओल्ड साइकिल पुरानी है, 4000 में उसने खरीदी, और इसकी मरम्मत के लिए 400 रुपए उसने खर्च किए। मेंटेनेंस, मैंने आपसे बोला कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो क्रय मूल्य में ही जुड़ती है। अगर अतुलित ने 4000 में साइकिल खरीदी है सेकंड हैंड और 400 रुपए मेंटेनेंस पे लगा दिए, तो वो साइकिल का कॉस्ट प्राइस अब 4000 नहीं है, अब उसका कॉस्ट प्राइस हो गया है 4000 प्लस 400। यानी कि क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूंगा तो 4000 प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट 400, यानी कि उसका क्रय मूल्य हो गया है 4400 रुपए। उसने बेचा कितने में है 5000 में। अगर मैं पूछूं कि उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है, भाई 4400 में खरीदा 5000 में बेचा, सर उसे तो 600 रुपए का प्रॉफिट हो गया, उसे तो 600 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 600, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, हमेशा क्रय मूल्य 4400 और गुणा 100। 4 से जाएगा 11 बार, 4 से जाएगा 150 बार, यानी कि 150/11%। तो 11 एकम 11, 4 11 तिया 33, 13 सही 7/11%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल करो। कह रहा है हीरू ने 47,000 में एक पुरानी कार खरीदी, मरम्मत पर 3000 लगा दिए मेंटेनेंस, और उसने 58,000 में बेच दी, तो उसके लाभ का प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज उसका क्या होगा। तो जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है ना बच्चे 3000, वो उसके क्रय मूल्य में ही जुड़ेगी, यानी कि 50,000 में उसने वो कार खरीदी है, बेची कितने में है 58,000 में,
तो कोई चीज 50,000 में खरीद कर 58,000 में बेचा जाए तो प्रॉफिट तो 8,000 का हो गया। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है 8,000, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखना है जो कि 50,000 है और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया और 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से जाएगा 16 बार, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? 16%। ओके, चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। और एक सवाल आपको मैं होमवर्क दे देता हूं बच्चे, इसे आप लोग ट्राई करना। आज पहली क्लास थी तो मैं 1 घंटे की ही रखता हूं पहली क्लास को। कल से हम लोग वही अपना रेगुलर टाइम, पहली क्लास है तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने में, उसको अपने अंदर समाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो आज आप रिवाइज करिए इस कॉन्सेप्ट को, रिवीजन करिए कल भी। और फिर कल हम जब क्लास करेंगे तो मैं ये मानकर आऊँगा कि आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।